बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम एमडी गेट के लिए फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कवर क्या करेंगे, जो कि पीएमडीसी के टॉपिक है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड देन मास, डिफेक्ट एंड बेंडिंग एनर्जी, radioactivity and general concepts, alpha, beta and gamma decay, radioactive decay and half life, nuclear reaction, fission and fusion। उसके बाद मैं बच्चे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स को एंड यूजेस ऑफ रेडिएशन के एमसीक्यूज करेंगे एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, आइसोटोप्स, ये सारे जो पीएमडीसी के हैं उसको हम कवर करेंगे। सही है। तो चले हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच पार्टिकल्स मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी वो कौन सा पार्टिकल है जो कि एटम का न्यूक्लियस बनाता है। तो हमारे बच्चे आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। ये किसको बनाता है, आपके एटम को बनाता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ये भी नाम याद रखियो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आउटसाइड होता है, आपको पता है न्यूक्लियस के। आप देखें ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंड में आप लोगों के पास क्या मौजूद है, ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो ये सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, देखे भाई ये तो बहुत आसान है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो अगर न्यूक्लियस में, तो सिंपल मैं बच्चे आप उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन ही किससे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, आप इससे डिफाइन कर लेते हैं सिंपल। विच आल्सो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद है अगर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मास नंबर। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्लियर हो गया। उसके बाद है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप जो है वो ऐसे एलिमेंट है जिनका सेम नंबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है, और डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सिंपल आप उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप शेयर करते हैं एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन को, बट डिफर करते हैं मास नंबर और डिफरेंट न्यूट्रॉन काउंट्स को। क्लियर है। अब आगे चलते हैं मैं बच्चे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियन से न्यूक्लियस के अंदर और हेल्ड टुगेदर बाय द, मतलब कि वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो याद रखना है वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से वो आपस में क्या होते हैं मैं बच्चे, वो आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो थ्रू अ शॉर्ट रेंज होती है, पावरफुल इनफ होती है, ओवरकम ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन एंड बाइंड न्यूक्लियस टुगेदर। अब माय बच्चा यहाँ पर देखें एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो इफेक्टिव ओवर अ रेंज होती है, अबाउट कितनी, याद रखिएगा 10-50 मीटर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो एक्सट्रीमली वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इन ऑर्डर ऑफ, आप इसे फेमिटोमीटर में भी कर सकते हैं, रफली ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद है मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज, यानी मास के डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने याद रखना है वहां पे डिफरेंस होता है आपका बिटवीन मास एंड न्यूक्लियस एंड सम ऑफ मासेस, जो कि सेपरेट हम करते हैं न्यूक्लियस से, सिंपल आप उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। अब आपके पास मास डिफेक्ट है, आप उसे डेल्टा एम से शो करते हैं, मैंने पढ़ाया था। और न्यूक्लियॉन्स इस वजह से वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और न्यूक्लियस मास स्लाइटली आपको पता है लेस होता है इंडिविजुअल न्यूक्लियन मासेस से। क्लियर हो गया। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है। अब आगे चलें। यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू जो कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन है, बाइंडिंग एनर्जी को आप लोग कैसे कैलकुलेटेड करते हैं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, आप सबको पता है, आप पेन खरीदने जाते हैं तो आपके पेन के ऊपर भी वो रिलेशन लिखा होता है। तो आपको पता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम, आपको पता है पावर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होती है मास डिफेक्ट, ये कन्वर्ट करती है एनर्जी को EMC
स्क्वायर में, एंड वेयर c क्या है आप लोगों के पास, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। रगड़ा लग गया मैम। बच्चों ये एमसीक्यू ढूंढने में मुझे 2 दिन पूरे लग गए, क्योंकि बच्चों इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, पास पेपर हैं, कलेक्टिवली इसका एक्सप्लेनेशन लिखना, टाइपिंग करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ सकी। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, उसे आप रिप्रेजेंट, देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस की उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो रिलीज होती है न्यूक्लियस से और फॉर्म करती है न्यूक्लियस को, और यही एनर्जी की हमें जरूरत होती है ब्रेक करने के लिए। क्लियर हो गया मैं बच्चे? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नीचे भी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एक एनर्जी है जो इक्विवेलेंट होता है मास डिफेक्ट एंड बोथ एनर्जी रिलीज होती है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड सेपरेट द न्यूक्लियस। रगड़ा लग गया मैम? क्लियर हो गया? तो चले भाई तुम्हारे क्लियर है। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियन में, आप उसे मेजर कैसे करते हैं, आप उसे मेजर कैसे करते हैं, ये बड़ी बात है। याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से आप उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतने ज्यादा वो मोर टाइटली उसे बॉन्ड करके रखेगा, सही, और मोर स्टेबल होगा आपका न्यूक्लियस। उसके बाद है विच न्यूक्लिय, वो कौन सा न्यूक्लिया है जिससे हाईएस्ट बेंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियन में, जिससे वो मोर स्टेबल होते हैं। सो हमने याद रखना है वो है मीडियम ऑफ मास न्यूक्लिया अराउंड द आयरन, जैसे कि 56। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन कर्व एक तरह की पिक्स होती है अराउंड आयरन 56 एंड मेकिंग अ मीडियम ऑफ मास न्यूक्लिया जो कि मोस्ट स्टेबल है। क्लियर हो गया? अब देखिए फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लिया, जब लाइट न्यूक्लिया है उसकी फ्यूजन होती है तो वो अब बिकॉज क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में इंक्रीज होती है फ्यूजन के बाद, क्योंकि लाइट जो न्यूक्लिया है वो हैवियर होता है, वो मूव करता है टूवर्ड द पिक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, और वहां पर एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन आपकी बढ़ जाती है। फ्यूजन जो होती है हैवी न्यूक्लिया की, वो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि वहां पर बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियन की होती है वो बढ़ जाती है, और जो फ्रेगमेंट्स है वो टूवर्ड मूव करते हैं और वो फिर स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद रेडियो एक्टिविटी जो है आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियो एक्टिविटी एक तरह का स्पॉन्टेनियस, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है, चले मैं आपको बता दूं। देखें मैं कोई भी चीज ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, आपको पता है। देखें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस, और एक हमारे पास होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आप समझ जाएंगे ना जी। अब देखिए बच्चा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है खुद ब खुद हो जाए। अब पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद आ जाता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको टैंकी की जरूरत पड़ती है। जैसे पानी के अंदर चीनी आराम से डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर चीनी आराम से डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा चीनी पानी से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हमें खुद करवाना पड़े वर्क डन कर कर। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, यानी खुद ब खुद प्रोसेस होता है रेडिएशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, ये एक्सपांड होती है इमिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रेडिएशन में। रगड़ा लग गया। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर, ये मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है, इसका नाम है हेनरी बकेरर। जब मैं आई थिंक हाँ जी हाँ, जब मैं आई थिंक 11th क्लास में थी तो मैंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी दी थी, और प्रेजेंटेशन देने में तो मैं वैसे भी मास्टर थी। तो ये हेनरी बकेरर मैंने बहुत अच्छी मेरी दी गई थी। हेनरी बकेरर ने डिस्कवर कराया नेचुरल रेडियो एक्टिव 1896 में। उसने स्टडी की किसकी? यूरेनियम साल्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिकाय? इसमें से वो बताने। देखे भाई आपको मेरे बच्चे पता है अल्फा डिके भी होता है, बीटा भी, गामा भी, लेकिन डेल्टा डिके नहीं होता, तो ये टाइप नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया मैं बच्चा? अल्फा पार्टिकल इक्विवेलेंट होता है। अब आप बताएंगे मैम अल्फा पार्टिकल किसका इक्विवेलेंट होता है? तो याद रखिएगा हीलियम न्यूक्लियस का, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब व्हेन अ न्यूक्लियस इज इमिट अल्फा पार्टिकल्स, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, और वहां पर मास नंबर डिक्रीज होता है।
मास नंबर आपका कितना डिक्रीज होगा, तो बोलेंगे मैम जो हमारे पास मास नंबर है वो डिक्रीज होता है 4। क्यों मैम 4 मास नंबर डिक्रीज होता है? आप सबको पता है कि इस वजह से कि अल्फा पार्टिकल में कैरी करता है 4 न्यूक्लियॉन्स को। किसको कैरी करता है? 4 न्यूक्लियॉन्स को कैरी करता है, और मास नंबर में डिक्रीज होता है वो 4 टाइम, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के अंदर वो डिक्रीज होता है 2 बार टाइम। इतने मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। उसके बाद में बच्चे, व्हेन न्यूक्लियस जो है वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, सही है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस का होता है वो डिक्रीज होता है कितने टाइम? 2 टाइम। क्लियर हो गया? अब बीटा पार्टिकल इमिट का बीटा माइनस डीके, आपको पता है बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं। बीटा पार्टिकल किसको इमिट करते हैं? बीटा माइनस डीके को। तो सिंपल आप उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बीटा माइनस डीके से ही न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड एंटी, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, किसमें? बीटा पार्टिकल्स में। क्लियर हो गया? उसके बाद है जो बीटा माइनस डीके है, उसमें एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस का होता है, आपने याद रखना है, वो इंक्रीज होता है 1 टाइम, क्योंकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है व्हाइल द मास स्टे सेम रहता है। क्लियर है मेरा बच्चा? उसके बाद बीटा माइनस जो डीके है, उसमें जो मास नंबर होता है न्यूक्लियस का, वो रिमेन क्या रहता है? अनचेंज रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो न्यूक्लियॉन वहां पर अनचेंज रहते हैं। इस वजह से जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है बीटा माइनस डीके में। बच्चों ये एमसीक्यूज करने के बाद आपको रिवीजन करने के भी इस चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है, बस इस चैप्टर आपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया? उसके बाद है गामा रेडिएशन कंसेप्ट होती है, हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन। क्यों? क्योंकि गामा हाई एनर्जी होती है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, फोटोन पार्टिकल होता है लाइट का, जो इमिट करता है, इमिट होता है एक्साइटेड न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद है गामा जो टाइपिकली अकर होता है आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, क्योंकि न्यूक्लियस आपका क्या होता है? डी एक्साइट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, अल्फा एंड बीटा डीके, रिजल्ट न्यूक्लियस का लेफ्ट होता है एक्साइटेड से रिलीज करता है एनर्जी को गामा फोटोन में। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो न्यूक्लियस होता है वो इमिट करता है, किसको इमिट करता है? गामा रेस को इमिट करता है। और जो मास नंबर होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या रहता है? याद रखिएगा, मास नंबर डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि गामा इमिशन इन्वॉल्व होती है लॉस ऑफ एनर्जी और नो पार्टिकल, सो बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर स्टे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। कौन सी टाइप की रेडिएशन है जिसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है? हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेस की। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। गामा रेस की हाई एनर्जी फोटोन पेनिट्रेट होते हैं मैटर से मोर डीपली अल्फा और बीटा पार्टिकल से। नेक्स्ट आपके पास है विच टाइप ऑफ रेडिएशन, वो कौन सी टाइप की रेडिएशन है जो कि लीस्ट पेनिट्रेटेड है और स्टॉप्ड बाय पेपर? याद रखिए वो होती है अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी होते हैं, इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती है। या ये फर्स्ट ईयर क्लास की बुक भी केमिस्ट्री के अंदर भी लिखी हुई है, ये पॉइंट मैट्रिक में भी था, सेकंड फर्स्ट ईयर का जो फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर था उसके अंदर भी ये चीज लिखी हुई थी, सही। उसके बाद लो पेनिट्रेशन इजिली स्टॉप्ड होती है शीट पेपर और स्किन से, ये मैंने आपको एक चार्ट भी लिखाया था वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है विच टाइप ऑफ रेडिएशन जो कि स्टॉप हो जाती है फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, सो आपके पास क्या है? बीटा। ओके, बीटा पार्टिकल इंटरमीडिएट उनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर होती है और वो टाइपिकली स्टॉप हो जाते हैं फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद है गामा रेज जो है वो रिक्वायर होती है, गामा रेज जो है वो रिक्वायर होती है मटेरियल से सिग्निफिकेंटली, क्योंकि बच्चा वो एब्जॉर्ब करती है थिक लीड और कंसंट्रेट को, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती
होगी उतनी ज्यादा गामा रेज में डेंस मतलब गामा रेज रिक्वायर होगा डेंस मटेरियल थिक जैसे लीड और कंसंट्रेट होगा सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन। आप पढ़ सकते हैं बाद में। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स हैव अ चार्ज। आपको पता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये कैरी करते हैं +2 चार्ज को। उसके बाद जो बीटा माइनस होता है पार्टिकल, उसके ऊपर जो चार्ज होती है वो आपके पास क्या होती है -1 होती है। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है +2। और गामा के ऊपर जो चार्ज होती है, मैं बच्चा याद रखियो, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। गामा एक हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखने वाला डिके है, रेज है बहुत ज्यादा बुरी। उसके बाद है लो रेडियो एक्टिव डिके। जो ला है रेडियो एक्टिव डिके का, उसकी स्टेट ये कहती है कि रेट ऑफ डिके, याद रखना है, वो प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे डिके रेट dN=dt, ये प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं एट दैट टाइम। नेक्स्ट आपके पास है जो कि मैथमेटिकल फॉर्म होती है। क्या? मैथमेटिकल फॉर्म होती है रेडियो एक्टिव डिके ला की। तो मैथमेटिकल आप जो फॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं N=N नॉट एंड लैम्डा टी। अब लैम्डा आपको पता है दिस इज अ सिंबल ऑफ योर, लैम्डा किसकी सिंबल है मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे या मैं आपको बता ही देती हूँ। डिके ला एक्सप्रेस करता है, आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और लैम्डा क्या होता है, इस तरह का डिके कांस्टेंट होता है। क्लियर है? उसके बाद डिके कांस्टेंट जो लैम्डा होता है, लैम्डा वो प्रेजेंट होता है, वो सॉरी रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है द प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी से वो डिके हुआ है यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस में। क्लियर है? क्योंकि लैम्डा के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है गिवन विल न्यूक्लियस विल डिके, कैरेक्टरिस्टिक है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसे आप डिफाइन करते हैं टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब कैसे टाइम रिक्वायर्ड होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि हाफ और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके, यानी कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आप डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ एंड इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके। क्योंकि हाफ लाइफ जो होता है वो नीडेड टू एग्जैक्टली इनिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूडे। उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, यानी कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 पर लैम्डा के। हाफ लाइफ डिके कांस्टेंट रिलेट करता है, आपको पता है T=हाफ। उसके बाद इसका आंसर जैसे कि 0.693 लैम्डा होता है। हाफ 3 देखें, आफ्टर 3 हाफ लाइव्स द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई रिमेनिंग इज, आपको पता है कि वो 1/8 होता है। क्यों? क्योंकि n हाफ लाइफ रिमेनिंग फ्रैक्शन में होती है, और यहाँ पर कहा जा रहा है 3 हाफ लाइफ, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8। ये मैंने आपको वीडियो ना वैल्यूज भी लिखाई थी, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/8। हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो याद रखना है आपने, वो इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल कंडीशन, द फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप में इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया मैं बच्चा? उसके बाद MCQs नंबर 40 जरा ध्यान लगाइयो। यहाँ पर कहा जाता है जो एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिव सैंपल की, उसे आप डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डिके नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट से आप इसे डिफाइन करते हैं। फिर क्लियर है? अब ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऐसा यूनिट क्या है रेडियो एक्टिव का, तो बकेरल, हेनरी बकेरल ने डिस्कवर किया, तो इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है बकेरल होता है। बकेरल ऐसा यूनिट डिफाइन करता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को। उसके बाद 1 क्यूरी, 1 क्यूरी इक्वल होती है, ये मैंने आपको बताया था, 1 क्यूरी इक्वल होती है 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। आपको पता है द क्यूरी जो है उसका ओल्डर यूनिट ओरिजिनली बेस्ड है एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम, इसके ऊपर प्रेजेंट है, जो कि 3.7 10⁻10 बकेरियल होती है, क्योंकि यूनिटी बकेरियल है ना। क्लियर हुआ? उसके बाद है द यूनिट ऑफ, जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किसमें इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज में। सो सिंपल याद रखिए, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रे इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रे मेजर करता है एब्जॉर्ब डोज को, एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है यूनिट मास ऑफ टिश्यू में।
क्लियर है माय बच्चा? ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये चैप्टर बहुत आसान था, सही है, जितना भी आसान नहीं था जितना मैं बना देती हूँ आप लोगों को पता है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ मेजर, द यूनिट जो कि यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मेयर करने के लिए बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को, उसके बाद इक्विवेलेंट डोज को एंड रेडिएशंस को। तो सिंपल वो आपके पास क्या होता है, साइवर्ट, क्योंकि आपको पता है कि साइवर्ट अकाउंट बायोलॉजिकल इफेक्टनेस होती है डिफरेंट रेडिएशन एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज की। क्लियर हो गया? आपके पास जो न्यूक्लियर फिजन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्पल्ट होता है टू और मोर लाइट न्यूक्लियस में। हैवी किसमें टूटता है, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस में, क्योंकि फिजन इन्वॉल्व होती है स्पल्टिंग ऑफ हैवी मेटल जैसे कि यूरेनियम हो गया, इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट रिलीज करती है एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं हैवी न्यूक्लियस के साथ, सही है। उसके बाद हमारे पास है द एनर्जी जो कि सोर्स ऑफ सन से होती है, वो प्राइमरीली क्या है, वो प्राइमरी जो न्यूक्लियर फिजन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ये आपके पास क्या है, एनर्जी सोर्स है प्राइमरी। उसके बाद है जो न्यूक्लियर फिजन है यूरेनियम की, जैसे कि यूरेनियम की एटॉमिक नंबर 235 होता है, और रिएक्शन टाइपिकली इनिशिएट होता है जब एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन मैम किसकी होगी, एब्जॉर्प्शन जब होगी न्यूट्रॉन की, क्योंकि ये एक तरह का स्लो थर्मल न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और मेक करता है अनस्टेबल एंड काजिंग के साथ वो क्या हो जाता है, स्पेल्ड हो जाता है। उसके बाद है जो न्यूक्लियर आपके पास रिएक्टर है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप कंट्रोल कर सके रोड को एंड एब्जॉर्ब एक्सेस कर सके आप जो न्यूट्रॉन का कंट्रोल करता है वो चेन रिएक्शन को, क्योंकि कंट्रोल जो आपके पास रोड्स होती हैं ऑक्सीजन बोरोन एंड कार्डियम जिसके अंदर ये एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रॉन, वो रेगुलेट करवाता है एंड कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं रनिंग अवे। उसके बाद है आपके पास मॉडरेटर न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं स्लो डाउन के लिए, फास्ट न्यूट्रॉन्स के लिए और इंक्रीज द फिजन प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि आपके पास मॉडरेटर जो होता है जैसे लाइक वाटर एंड ग्रेफाइट, ये स्लो डाउन होते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन्स होती है इनकी थर्मल स्पीड इंक्रीज करते हैं लाइवलीहुड को इनकास करते हैं फर्दर फिजन को। न्यूक्लियर फिजन जो है वो रिक्वायर होती है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर। क्यों हाई टेम्परेचर पर? क्योंकि जो न्यूक्लियर होता है वो मस्ट ओवरकम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम से मेजर करते हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूले में आपको पता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और ये रिपल्जन करता है और फ्यूज होता है। उसके पॉजिटिविटी जो होती है चार्ज की वो न्यूक्लियर में रिपेल करती है, इस वजह से ये स्टीमली इसका टेम्परेचर हाई होता है और ये गिव करता है न्यूक्लियर को काइनेटिक एनर्जी, ओवरकम करता है रिपल्जन एंड फ्यूज। अब अगर हम कंपेयर करें फ्यूजन को तो उसका रिएक्शन जनरली वहां पर रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, मोर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। उसके बाद अगर बात करें वो रेडिएशन जो डैमेज करती है लिविंग टिश्यूज को प्राइमरली बिकॉज, क्यों, मतलब कि वो रेडिएशन जो कि इंसान के जो टिश्यू होते हैं उसे वो क्या करती है, डैमेज कर देती है। तो याद रखिएगा वो आप लोगों के पास होती है आयोनाइज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सेल एंड डैमेजिंग क्या करती है, डीएनए को। ये होता है जब वो डैमेज होते हैं आपके लिविंग टिश्यू, क्योंकि आपको पता है आयोनाइज्ड रेडिएशन जो होती है वो केमिकल बॉन्ड को भी ब्रेक कर दे सकती हैं और जो डीएनए उसको भी डैमेज कर सकते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकती हैं और जो भी लीडिंग का बायोलॉजिकल हार्म है उसको भी। उसके बाद है विच टाइप ऑफ रेडिएशन सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है विच टाइप ऑफ रेडिएशन जो कि मोस्ट डेंजरस होती है रेडियो एक्टिव सोर्स और ये इनजस्टिस करती है इंटरनली। सो वो याद रखिएगा वो आपके पास होती है अल्फा। कौन होती है, अल्फा। क्यों? क्योंकि आल्सो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी स्किन से पेनिट्रेट नहीं करते, इस वजह से वो वंस इंगेस्टेड और इनहेल करते हैं तो हाई आयनाइजेशन पावर होती है और सर्व करते हैं इंटरनल टिश्यू को डैमेज में।
उसके बाद है जो मेडिकल आप इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, मेडिकल इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसे, क्यों? क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट, अब आपको पता है अगर बात करें गर्ल्स की तो कैंसर उनकी ब्रेस्ट में भी चला जाता है। जैसे कि आपने मशहूर अदाकार का नाम भी सुना होगा, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, जो अक्षरा थी आई थिंक ड्रामे के अंदर, आपने देखा होगा ड्रामा। तो आप लोग बताइए रिश्ता क्या कहलाता के अंदर जो अक्षरा है उसका असली नाम मुझे अभी याद नहीं है, उसके ब्रेस्ट में कैंसर था तो उसने अच्छी खासी ट्रीटमेंट ली, अब वो बिल्कुल सही है। सो पाकिस्तान के अंदर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करवाई जाती पर्सन की, इस वजह से वो मर जाते हैं, रह नहीं पाते क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते उनकी। वैसे कैंसर का इलाज है लेकिन वो बाहर जाकर अपना इलाज करवा लेती हैं, पर लेकिन जो गरीब होते हैं वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। सो आप मेडिकल यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का कैंसर की ट्रीटमेंट, उनके बाल भी उतर गए थे, है ना। सो रेडियोथेरेपी का आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल रेडिएशन में डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। उसके बाद आप लोगों के पास है रेडियो एक्टिव जो स्ट्रेसेस होती हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज डिजीज के लिए और ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है? उसके बाद है क्योंकि रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, अलो करते हैं इमेजिंग टेक्निक एंड डायग्नोज करते हैं डिजीज को, और क्या करते हैं ट्रैकिंग करती हैं मूवमेंट अपटेक को। उसके बाद है जो कार्बन 40 है डेटिंग आप यूज करते हैं डिटरमाइन एज के लिए। तो याद रखिएगा वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, वंस लिविंग होता है अबाउट 1000 years ओल्ड में, क्योंकि कार्बन 40 जो होता है ये एक नोन एज हाफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है डेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बेस ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव एंड कार्बन कंटेंट में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हाफ लाइफ जो कार्बन 40 है ये अप्रोक्सीमेटली आपको पता है कि इसके अंदर उसको 5730 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि कार्बन 40 हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स हो चुके हैं। आप इसे मेकिंग करते सुटेबल डेटिंग एंड रिलेटिविटी ऑफ रिसेंट ऑर्गेनिक रिमेन्स में। इंडस्ट्रियल में आप यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, क्यों? क्योंकि चेकिंग करने के लिए कोई भी क्रैक्स हो गए हैं या कोई मेटल वेल्ड में हो गया है तो आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर रेडियो एक्टिविटी का, क्योंकि गामा जो रेडियोग्राफी होती है वो पेनिट्रेटिंग करती है, गामा रेस को डिटेक्ट करती है इंटरनल जो भी फॉल्ट होते हैं मेटल स्ट्रक्चर और वेल्स के दौरान। उसके बाद जो रेडिएशन प्रोटेक्शन करती है प्रिंसिपल की इंक्लूड होती है मिनिमाइज एक्सपोजर में थ्रो, याद रखिएगा वो क्या करती है, वो रिड्यूस टाइम करती है और इंक्रीज करती है डिस्टेंस को एंड यूजिंग आर शील्डिंग। अब 3 की प्रिंसिपल होते हैं रेडिएशन जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता है मिनिमाइज एक्सपोजर को। विच ऑफ दिस मटेरियल, इसमें से वो कौन सा मटेरियल जिससे आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं शील्डिंग अगेंस्ट गामा रेडिएशन में, तो वो आपके पास क्या होता है, लीड होता है। क्लियर है? क्योंकि लीड जो होता है वो उसकी हाई डेंसिटी होती है और आप मेक करते हैं वो हाईली इफेक्टिव होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ब्लॉकिंग करता है गामा रेडिएशन को। उसके बाद जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो जनरली फेवर्ड करती है व्हेन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के, जैसे आपको पता है ये एप्रोप्रिएट यहाँ पर गिवन एटॉमिक नंबर होते हैं जैसे क्लोज टू 1:1 लाइट न्यूक्लियर। अब ये जो लाइट स्टेबल न्यूक्लियर ये 10 टू रफली इक्वल इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हैवियर स्टेबल न्यूक्लियर होता है जो जिसकी जरूरत होती है प्रोग्रेसली मोर न्यूट्रॉन और मोर प्रोटॉन्स में। उसके बाद है जो एटॉमिक नंबर जो है अगर वो इंक्रीज होता है तो स्टेबल जो न्यूक्लियर है स्टेबल जो आपके पास है जो न्यूक्लियर है वो रिक्वायर करता है मोर न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन को ओवरकम करने के लिए रिपल्जन, क्योंकि जितनी ज्यादा हैवियर न्यूक्लियर होगा उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे, वो प्रोवाइड कर देगा एडिशनल स्ट्रॉन्ग फोर्स को और अट्रैक्ट करेगा, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग अ प्रोटॉन रिपल्जन। उसके बाद जो न्यूक्लियर होता है विथ टू फ्यू न्यूट्रॉन्स का
वो रिलेटिवली जो प्रोटॉन वहां पर टेंड करते हैं, याद रखिएगा, वो रेडियो एक्टिव अनस्टेबल की वजह से। क्यों? क्योंकि वहां पर इम्बैलेंस हो जाते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो एंड न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी करते हैं रेडियो एक्टिव डिके को मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद ये आइसोटोप जो होते हैं एटम के, उसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, आइसोटोप जिसका सेम प्रोटॉन्स हो, जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हो एज कंपेयर टू अनदर एटम, तो सेम एलिमेंट हो, सिंपल, दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप। आइसोटोप वेरिएट करते हैं, आपको पता है, एलिमेंट डिफर होते हैं, न्यूट्रॉन्स नंबर आपको पता ही है। which of these is a naturally radioactive आइसोटोप है यूरेनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 238, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूरेनियम एक नेचुरली रेडियो एक्टिव अंडरगो लॉन्ग डिके चेन है, यहाँ लाइक स्टेबल आइसोटोप है जिसकी लिस्ट आता है एंड अदर ऑप्शन। अब आपको पता है आइसोबार जो न्यूक्लियाई होता है, आइसोबार न्यूक्लियाई आपने याद रखना है, जिसकी सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, दिस इज कॉल्ड आइसोबर्स। क्योंकि आइसोबर जो है वो शेयर करते हैं मास नंबर को, बट ये डिफर होता है इसमें एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सही है। उसके बाद जो आइसोटोन्स होते हैं न्यूक्लियाई, वैसे न्यूक्लियस से जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। उसके नेक्स्ट आपके पास है जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है अंडरगो अल्फा डिके, जो के ट्रांसफॉर्म्स में जैसे डाल्टन न्यूक्लियाई विथ एटॉमिक नंबर, यानी कि आपने क्या बताना है, पेरेंट न्यूक्लियस बताना है जिसमें अंडरगो होते अल्फा डिके, ट्रांसफॉर्म होते हैं डाटर हर न्यूक्लियस में, तो वो आपके पास कितना होता है, डिक्रीज होता है वो, ये जब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है 2 टाइम डिक्रीज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैरी 2 प्रोटॉन्स को करते हैं और डाटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है 2 से लेस होता है देन द पेरेंट। नेक्स्ट आपके पास है जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो अंडरगो करता है बीटा माइन डिके को और ट्रांसफॉर्म करता है डाटा न्यूक्लियस को विथ एटॉमिक नंबर। कैसे? याद रखिएगा, वो इंक्रीज होता है 1। तो बीटा मीन्स डिके जो होता है उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, और इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर स्टे सेम रहता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कंजर्व रहती है क्यों? इस वजह से बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं मस्ट बैलेंस होते हैं, उसमें बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर होता है, और रिप्रेजेंटिंग चार्ज होती है बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में। इफ द न्यूक्लियस अगर उसका एटॉमिक नंबर एक्स का 92 है, ए का 238 है, वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, और रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो याद रखिएगा Z का कितना हो 90 और A का 234 हो, क्योंकि अल्फा इमिजन जो रिड्यूस होती है वो आपको पता है, आप ऐसे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। न्यूक्लियस जो है वो इमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल को, क्योंकि उसका जो मास नंबर होता है वो स्टे सेम रहता है। क्यों? क्योंकि बीटा मिनट डिके कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन विथ इन द न्यूक्लियस, एंड टोटल जो न्यूक्लियन काउंट होते हैं वो मास नंबर उनका रिमेन्स अनचेंज रहता है। उसके बाद है न्यूट्रिनो, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो, वो इमिट करता है ड्यूरिंग, क्या इमिट करता है, बीटा डिके को, क्योंकि बीटा डिके रिलीज करता है न्यूट्रिनो को, और एंटी न्यूट्रिनो को विद द बीटा पार्टिकल कंजर्व करता है एनर्जी और मोमेंटम को, मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग कर्व को, तो हमने रख सकता है ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर वेरिया मास नंबर पैकिंग नियर आयरन, ये आपको पता ही है। अब आप नीचे पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है ये आप लोगों के लिए लिखिए, वरना मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने की। विच डज द फ्यूजन, जब फ्यूजन होती है तो वेरी हैवी एलिमेंट लाइक जैसे यूरेनियम होता है वो रिलीज करता है एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके फ्रेगमेंट्स में हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियन ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस से। उसके बाद है विच डज फ्यूजन, जब फ्यूजन हो रही होती है हाइड्रोजन इनटू हीलियम की, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि हीलियम हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन देन हाइड्रोजन में। नेक्स्ट आपके पास है वो कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, कोई सिग्निफिकेंट उसके ऊपर कोई इंट्रैक्शन नहीं होती विथ मैटर थ्रू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेकिंग हार्ड होता है, हार्ड टू डिटेक्ट होता है, तो आपके पास क्या होता है, न्यूट्रिनो। क्योंकि न्यूट्रिनो इज नियरली आपको पता है मास लेस होता है, चार्ज लेस पार्टिकल होता है, वो इंटरेक्ट करता है वीकली विथ मैटर के साथ और मेकिंग करता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट।
उसके बाद पॉजिट्रॉन की जो इमिशन होती है जिसे आप बीटा प्लस डीके भी कहते हैं, इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन किसमें, प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन और इमिट करता है पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉनों को। उसके बाद आपके पास है बीटा प्लस पॉजिट्रॉन डीके। इसमें जो एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस का होता है वो डिक्रीज होता है 1। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन में, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 1 पॉजिट्रॉन इमिशन में। विच डीके प्रोसेस, वो कौन सा डीके प्रोसेस है जो डज नॉट चेंज, जिससे मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होता न्यूक्लियस का, तो वो बीटा डीके होता है जिसमें बोथ टाइप्स ऑफ गामा डीके होते हैं। क्योंकि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इमिशन होती है और गामा डीके डू नॉट रिमूव, वो रिमूव नहीं करता, डू नॉट रिमूव एनी न्यूक्लियन, वो न्यूक्लियन को रिमूव नहीं करता, सो मास नंबर स्टे वहां पर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद गीजर मोलर काउंटर का आप इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट एंड मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिविटी और आयोनाइजिंग रेडिएशन को। बैकग्राउंड जो रेडिएशन होती है वो रेफर करती है नेचुरल लो लेवल रेडिएशन क्योंकि प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट ऑफ वेरियस सोर्सेज में। रेडियो जो आइसोटोप है उसका आप इस्तेमाल करते हैं कॉमन मेडिकल ट्रेसर में, जैसे कि आपके पास टेक्नीटम 99 होता है। टेक्नीटम 99 वाइडली आप न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग एंड शॉर्ट हाफ लाइफ एंड गामा इमेजिंग एंड सुटेबल डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आप रैंक करते हैं आयोनाइजिंग पावर ऑफ रेडिएशन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा ग्रेटर होती है बीटा एंड बीटा ग्रेटर होती है गामा। अल्फा पार्टिकल मोस्ट हेवली आयोनाइजिंग होते हैं, लार्ज मासेस एंड चार्ज होती है, फॉलो करते हैं बीटा गामा एंड लीस्ट आयोनाइज और मोस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। लार्जर जितना डिके कांस्टेंट लेमडा होगा, लेमडा होता है वो कोरोस्पोंड करता है किसको, शॉर्टर हाफ लाइफ एंड फास्ट डिके को। टी हाफ लेमडा 0.693 होता है। फिर लार्जर डिके कांस्टेंट होता है शॉर्टर हाफ लाइफ साइकिल का। रेडियो एक्टिव जो सैंपल होता है उसमें जो इनिशियल एक्टिविटी आफ्टर द 1 हाफ लाइफ वो एक्टिविटी बिकम होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि सिंस एक्टिविटी प्रोपोर्शन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं तो आफ्टर 1 हाफ एक्टिविटी वो रिड्यूस होते हैं हाफ टू इनिशियल वैल्यू। रेडियो एक्टिव जो सैंपल होता है वो इनिशियली ए नोट एंड आफ्टर 2 हाफ लाइफ एक्टिविटी बिकम कितना हो जाता है ए नोट बाय 4, क्योंकि आफ्टर ईच हाफ लाइफ एक्टिविटी हाफ होती है वहां पर 2 हाफ लाइफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, मैं सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। अब आप उसके बाद प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस कैप्चर करता है, न्यूक्लियस के में क्या होते हैं, कैप्चर होते हैं इनर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव डिके ट्रू, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव डिके के लिए बिल्कुल सही है, तो ये है ऑकर आर स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली अनअफेक्टेड होता है एक्सटर्नल कंडीशन में। रेडियो एक्टिव डिके स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाता है, रैंडम न्यूक्लियर प्रोसेस ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इफेक्टेड है टेम्परेचर प्रेशर एंड केमिकल इन्वायरमेंट में। न्यूक्लियस इमिट करता है रेडिएशन को और मूव करता है टुवर्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वहां पर क्योंकि वो इलेक्ट्रोड करता है इसको रेडियो एक्टिव डिके सीकिंग एंड ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, इसमें से वो एप्लीकेशन बतानी है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन को रिसर्च करती है, क्योंकि आपको पता है वहां पर डेवलपमेंट होता है फ्यूचर एंड क्लीन फ्यूजन होती है प्लांट्स की। विच ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, वो आपके पावर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये क्या है एप्लीकेशन है इसकी। उसके बाद है जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कूलेंट उसका आप इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए, हीट जनरेट एंड फ्यूजन ट्रांसफर करने के लिए एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी। विच सेफ्टी हैजर्ड, कौन सी जो सेफ्टी हैजर्ड है जो कि मोस्ट एसोसिएट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो है रिस्क ऑफ द रेडियो एक्टिविटी लीक्स, मेल्ट डाउन एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोज। हाफ लाइफ जो कॉन्सेप्ट है
वो आपको बेस्ट अप्लाई करते हैं क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसमें, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिके इन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर में आप इस्तेमाल करते हैं। इफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो अगर चेंज नहीं हो रहा तो बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 ड्यूरिंग डिके, तो डिके टाइप मोस्ट लाइकली किसके होता है, बीटा माइनस डिके के। स्टेबल जितना न्यूक्लियस है वो डज नॉट उतना स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन को इमिट नहीं करता। क्यों रेडिएशन को इमिट नहीं करता, क्योंकि वो ऑप्टिमल बैलेंस होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिग्निफिकेंट बेंडिंग एनर्जी में। उसके बाद विच ऑफ दिस करेक्टली, इसमें से वो बताना है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब करता है क्रिटिकल मास को कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन में। डिस्क्राइब करता है मिनिमम मास ऑफ फिजन मटेरियल जो कि नीड होता है सस्टेन चेन रिएक्शन में, क्योंकि क्रिटिकल मास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजन मटेरियल होता है जो रिक्वायर्ड होता है सस्टेन के लिए और अंडरगोइंग द फिजन चेन रिएक्शन में। बाय बाय स्टूडेंट, वीडियो को आपने बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा होगा। उसके बाद हमारा चैनल है टीच दुआ बायोलॉजी, आपने उसको भी लाजमी सपोर्ट करनी है, लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। फेसबुक पे टीच दुआ पेज रिजवान पेज को लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम टीच दुआ, टिकटॉक दुआ ज़ारा को लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है। तो बाय बाय वीवर।